हाय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म लोकेश राहुल एकेडमी। देखिए प्रीवियस वीडियो के अंदर देखिए हमने जो सेशन चालू किया है जिसमें हमने क्लास 11th की मैथ्स को स्टार्ट किया है। क्लास 11th एनसीईआरटी फुल मैथ्स, ठीक है। फुल आपका जो कोर्स है उसको मैंने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें पहला ही चैप्टर अभी स्टार्ट किया है। तो प्लीज गाइस देर मत कीजिए। आपके जो दोस्त फ्रेंड सर्कल में जो भी छोटा भाई बहन जो आपका क्लास 11th में पढ़ रहा है और उसको एक बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए, तो आप इसको हमारा चैनल रिकमेंड कर सकते हो, आप हमारे बारे में उसको बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जा रहा है, बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया जा रहा है। मैं ये आपसे ये कोई सीखी मारने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आप पहले पढ़ लीजिए, आप समझ लीजिए। अगर आपको मेरी कोई भी बात में डाउट लगता है तो आप बिल्कुल भी मत बताइएगा, और आप देखिए कि मैं अपने जो बातें कह रहा हूँ वो एक्सप्लेनेशन के साथ दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। देखिए जो हमने स्टार्ट किया है सेट के बारे में, किसके बारे में? सेट के बारे में। तो सेट में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज को कवर कर लिया है प्रीवियस वीडियो में। जिस किसी भी ने नहीं देखी है वो प्रीवियस वीडियो जाकर देख ले, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। और आज का जो टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड है। वो क्या है कि पहला जो टॉपिक है हमारा, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक को बात करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो रिक्त समुच्चय, द एम्प्टी सेट। बेसिकली हम रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एम्प्टी सेट, दी एम्प्टी सेट। देखिए एम्प्टी सेट क्या होता है? देखिए रिक्त समुच्चय क्या होता है आपका, एक ऐसा समुच्चय, आप समुच्चय को तो आप अच्छे से जानते हो, और जिस किसी को भी समुच्चय को समझने में प्रॉब्लम हो वो प्लीज मेरी प्रीवियस वीडियो को जाकर देख ले। प्ले लिस्ट में आपके लिए प्रोवाइड मिल जाएगी, वहां पर प्ले लिस्ट में जाइए और आप उसको देख सकते हो। देखिए रिक्त समुच्चय क्या होता है कि देखिए एक समुच्चय लिखता हूं मैं, तो मैंने एक सेट लिखा ए बराबर 1 2 3 4, ठीक है। तो मैंने ये सेट लिखा है, और इस सेट में क्या है, ये 1 2 3 4 क्या है, इस 1 2 3 4 है सेट के अवयव, ठीक है। ये क्या है, सेट के अंदर के एलिमेंट्स हैं, दे आर एलिमेंट्स। सो अब क्या है, रिक्त समुच्चय की डेफिनेशन हमारे बारे में, रिक्त समुच्चय के बारे में, रिक्त समुच्चय की डेफिनेशन क्या कहती है? रिक्त समुच्चय की डेफिनेशन कहती है कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर अवयवों की संख्या बिल्कुल भी जीरो हो, यानी कि एक शून्य अवयवों की संख्या उसके अंदर शून्य हो, एक भी अवयव ना हो, ऐसे समुच्चय को हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं लिख देता हूं कि एक सेट लिखा मैंने, ठीक है, और एक सेट, एक ऐसा सेट लिखता हूं जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि x सच दैट 1 x लेस देन 2, और एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये x क्या है, आ जगह पर x एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो ये x क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो अब x 1 और 2 के बीच में तो कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं आती है आपकी, तो ये क्या हो जाएगा, एक नल सेट हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके की कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती जो 1 और 2 के बीच में आती है। तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट, ठीक है, कोई भी आपका एलिमेंट ना हो, बिल्कुल खाली हो वो सेट, वो आपका रिक्त समुच्चय कहलाता है। आई होप आपको मेरी बात अच्छी अच्छी समझ में आ गई होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। रिक्त समुच्चय के बाद क्या टॉपिक है हमारा आने वाला? अब है हमारा परिमित और अपरिमित समुच्चय। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन के साथ समझाऊंगा, और इसको समझाने के बाद आपको जीवन में कभी नहीं भूलोगे कि फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं कि फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या कहते हैं, तो फाइनाइट सेट एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर अवयवों की संख्या को हम गिन सकें कि कितने अवयव उसके अंदर उपस्थित हैं,
तो वो कहलाता है आपका फाइनाइट सेट। एक ऐसा समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है परिमित समुच्चय कहलाता है। ठीक है, यानी कि जिसके अंदर उपस्थित अवयवों को हम या तो गिन सकते हैं कि कितने अवयव हैं, या फिर वो रिक्त समुच्चय हो। क्या हो? रिक्त समुच्चय। कह रहा है वो एक ऐसा समुच्चय जो रिक्त हो यानी खाली हो, अथवा जिसके अवयवों के संख्या को हम गिन सकें, जिनके अवयवों की संख्या को हम गिन सकें, तो ऐसे समुच्चय को हम कहते हैं क्या? परिमित समुच्चय, यानी कि एक फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट क्या कहलाते हैं? इनफाइनाइट वो होते हैं जिनके अवयवों के नंबर्स को हम गिन ना सकें, डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाते हों, तो जिनकी नंबर्स को हम गिन नहीं सकते वो हमारे इनफाइनाइट सेट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मैंने सेट लिया और इसमें मैंने लिखा कि वर्ष के वर्ष के महीनों का समुच्चय। एक समुच्चय ए सच दैट ए इस प्रकार है कि ए वर्ष के महीनों का समुच्चय है। तो आप क्या कहोगे, ये एक फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? तो ये आप कहोगे कि ये सर फाइनाइट सेट है, क्योंकि वर्ष के महीनों के समुच्चय को, जिसमें महीने होते हैं वर्ष के अंदर, उनको हम आसानी से गिन सकते हैं। और वो कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं, तो उनको हम गिन सकते हैं। पर लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा सेट जिसमें उनके अवयवों को हम ना गिन सके, जैसे मैं कहूँ कि 1 2 3 डॉट 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 डॉट, अब ये एक नंबर है तो यहाँ तक चलते हुए जा रहे हैं, तो अब मुझे नहीं पता इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, कितने तक जाकर ये खत्म होगा, कितने तक चलेगा, या डॉट डॉट कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में कि हम तो फिर जब कुछ भी नहीं पता है कि ये डॉट डॉट कहाँ पर जाकर एंड होगा, कितने नंबर पर जाकर एंड होगा, तो हम नहीं कह सकते कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यानी कि कितने अवयव उपस्थित हैं। तो हम कहेंगे कि ये एक इनफाइनाइट सेट को इंडिकेशन करता है। कैसे सेट को इंडिकेशन करता है? इनफाइनाइट सेट को। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। फाइनाइट सेट को कौन से होते हैं? जिनके अवयवों के नंबर्स को हम गिन सकें, और इनफाइनाइट सेट वो होते हैं जिनके अवयवों को हम गिन नहीं सकते। ठीक है, एग्जाम्पल्स में जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और चीज़ें, ये सभी चीज़ें। वैसे मेरे हिसाब से मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। आई होप आपको जितने भी आप पढ़ रहे हो उनको कोई भी डाउट नहीं होगा कि परिमित और अपरिमित समुच्चय में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, डेफिनेशन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, समझ सकते हो। अपने नोट्स के प्रिपेयर करने के लिए आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं अगली टॉपिक की तरफ चलते हैं कि अगला टॉपिक हमारा क्या कहता है। अरे वाह, अगला टॉपिक यानी कि हमारे जैसे एक्सरसाइज 1.2 में हम जब पढ़ने वाले हैं वो चीज सिर्फ दो ही टॉपिक हैं, एक रिक्त समुच्चय और एक परिमित और अपरिमित समुच्चय। तो देखिए क्वेश्चंस को करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है? रिक्त समुच्चय के कौन कौन से उदाहरण है, यानी कि ये कौन कौन से सेट है जिनमें कोई भी अवयव नहीं है। एक मिनट, एक चीज रह गई शायद मेरे हिसाब से। रिक्त समुच्चय को हम प्रतीक क्या होता है? फाई, अथवा इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये चीज आप जरूर नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपकी इंपॉर्टेंट आपको नोट करनी है कि रिक्त समुच्चय को डिनोट किससे किया जाता है? रिक्त समुच्चय को डिनोट किया जाता है आपका फाई से। किससे? फाई से, या फिर आपके इस तरीके से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। अब देखिए, दो से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब बताइए, आप खुद ही बताइए, दो क्या है? एक सम संख्या है। दो क्या है? एक सम संख्या है। सम संख्या है, और सम संख्या आपकी सिर्फ और सिर्फ सम संख्या को ही डिवाइड कर सकती है, विषम संख्या को डिवाइड कर सकती है? नहीं कर सकती। जैसे कि 4 को डिवाइड कर सकता है 2, 6 को डिवाइड कर सकता है, 8 को डिवाइड कर सकता है, 10 को डिवाइड कर सकता है। और ये सभी क्या है? ऊपर की सभी सम संख्या है। अब एक विषम संख्या लेते हैं। क्या 1 को डिवाइड कर सकता है? क्या 3 को डिवाइड कर सकता है? क्या 5 को डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता। इसका मतलब दो से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कैसा कहलाता है? रिक्त समुच्चय कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स ही नहीं आएगा। भाई, दो से विभाज्य तो सिर्फ सम ही संख्या हो सकती है, विषम तो हो ही नहीं सकती। और जब विषम हो ही नहीं सकती तो फिर उसमें आपके एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे? फिर तो एलिमेंट्स आपके 0 ही होंगे उसके अंदर। ठीक है, तो ये कैसा होगा? पहला रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, अगला टॉपिक,
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, वीडियो के अंदर 1 मिनट का समय लूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। प्लीज़ गाइस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा कीजिए। कंप्लीट अगर आप नहीं देखते हो तो आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है। ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखते हो तो आधा अधूरा देखते हो तो आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है इस वीडियो को। और मैं आपके लिए पूरी मेहनत करता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझा सकूँ, फुल कंटेंट लेकर आता हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सरसाइज लेकर आया, क्वेश्चंस करा दे और चला गया। मैं कॉन्सेप्ट्स को भी लेकर आता हूँ, एग्जाम्पल्स को भी लेकर आता हूँ, क्वेश्चंस को सॉल्व भी कराता हूँ और अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी आपको देता हूँ। 100% 101% मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ समझाता हूँ। और आपसे ये भी कहा हुआ है मैंने कि अगर कहीं पर भी कैसा भी कोई भी डाउट अगर आपको आता है, वीडियो के रिगार्डिंग भी आता है कि सर आप तेज पढ़ा रहे हो या आप स्लो पढ़ा रहे हो या आप ऐसे पढ़ा रहे हो, हमको इस तरीके के टॉपिक को समझा दीजिए, ये हमारा टॉपिक कमजोर है, इसको पढ़ा दीजिए, तो वो भी मैं आपका कवर कर सकता हूँ, कवर करा दूंगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके तो बताइए कि आपको क्या डाउट है, क्या परेशानी है, ठीक है। सो प्लीज़ गाइज आप इस तरीके का सपोर्ट दीजिए। आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे कि आप मेरे चैनल को दोस्तों में फैला दीजिए कि ये कर दीजिए वो कर दीजिए। अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ दोस्तों को बता दीजिए, क्योंकि उनसे जब आप भी पढ़ रहे हो तो उनको भी थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है। तो आपको अगर बेनिफिट, अगर आपको अच्छा लगता है चैनल, आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है, आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अगले टॉपिक पर चलते हैं, अगली क्वेश्चन पर। तो सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब सम और वो भी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको सिर्फ एक और अपनी स्वयं से विभाजित किया जा सकता है, एक से और स्वयं से विभाजित किया जा सकता है, वो कहलाती है आपकी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जिनको एक से और स्वयं से विभाजित किया जा सकता है। और चाहिए क्या? सम संख्याएं। तो ऐसी सम संख्या बतानी है जो एक से और स्वयं से विभाजित होती हूँ, एक से और स्वयं से। तो देखिए दो एक सम संख्या है जिसको दो से भी विभाजित किया जा सकता है और एक से भी विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। और कोई ऐसी सम संख्या है जिसको एक से और स्वयं के अलावा किसी और नंबर से विभाजित नहीं होनी चाहिए, यानी वो अभाज्य होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कौन सी नंबर्स हो सकती है? तो एक ऐसी ही, सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है, यानी कि अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है आपकी? दो होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है, जो स्वयं से, वैसे एक भी आपकी अभाज्य संख्या में गिनी जा सकती है, लेकिन दो अगर हम लेते हैं सम संख्या, क्योंकि हमारी बात चल रही है सम संख्याओं के ऊपर, तो सबसे छोटी सम संख्या दो, जो कि एक अभाज्य संख्या का भी रोल प्ले करती है। तो इसका मतलब ये एक समुच्चय होगा जिसमें एक अवयव होगा। तो इसको हम रिक्त समुच्चय नहीं कहेंगे, इसको हम रिक्त समुच्चय नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे एकल समुच्चय। अब एकल समुच्चय के बारे में तो हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं मैं यहाँ पर कि वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है, वह समुच्चय जिसमें केवल सिंगल एक अवयव होता है, एकल समुच्चय कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और x से नीचे के सभी अवयव, और साथ ही साथ x एक प्राकृतिक संख्या है, x 5 से छोटा है और साथ ही साथ x 7 से बड़ा भी है। 5 से छोटे और 7 से बड़े ऐसे कौन से प्राकृतिक संख्या मिल सकते हैं हमको? तो ये कैसा एक रिक्त समुच्चय कहलाएगा, क्योंकि एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ना कि 4 से 5 से बड़े। अब देखिए 7 से बड़े चाहिए, इसको x को 7 बड़ा होना चाहिए और x 5 से छोटा भी होना चाहिए। जब 5 से छोटा, जब 7 से बड़ा होगा तो 5 से छोटा कैसे हो सकता है, और 5 से छोटा होगा तो 7 से बड़ा कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब ये कैसा एक रिक्त समुच्चय होगा, कैसा होगा? रिक्त समुच्चय होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4। y सच दैट y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का अवनिष्ठ बिंदु। अब देखिए समांतर रेखाएं हैं, पहले एक काम करते हैं, इसको मैं मिटाता हूं, पहले आपको समझाता हूं अवनिष्ठ बिंदु किसे कहते हैं। अवनिष्ठ बिंदु, देखिए अवनिष्ठ बिंदु मतलब कॉमन पॉइंट। अवनिष्ठ बिंदु, अवनिष्ठ मतलब बिंदु का मतलब होता है जब दो रेखाएं किसी एक ही बिंदु से होकर निकल जाए। मान लीजिए इस पॉइंट से, ए पॉइंट से ये रेखा L1 ए पॉइंट से होकर निकली और रेखा L2 भी ए पॉइंट से होकर ही निकली, तो ये जो पॉइंट कहलाएगा इनका कॉमन पॉइंट कहलाएगा, कॉमन पॉइंट। अब रेखाएं कैसी हैं सर? रेखा तो सर समांतर है, और जब समांतर है तो ये तो कहीं पर भी मिलेंगे ही नहीं, आगे चलती हुई चलेंगी, आगे चलती हुई चलेंगी। जब आगे
समांतर रेखा कैसी होती है? समांतर रेखा जिनके बीच का अंतर समान हो, हर जगह पर समान हो। जब हर जगह पर इनके बीच का अंतर समान रहेगा तो फिर ये कहीं पर मिलेंगी? कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, और कहीं पर भी नहीं मिलेंगी तो इनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो कैसा समुच्चय हो जाएगा? रिक्त समुच्चय हो जाएगा। सो आई होप आपको ये मेरी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। पूरे क्वेश्चन, पहले के सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, परिमित और अपरिमित बताना हो। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है परिमित क्या होता है, अपरिमित क्या होता है। परिमित और अपरिमित देखते हैं क्या होता है। वर्ष के महीनों का समुच्चय बताइए आप कौन, जल्दी से फटाफट से कमेंट करके बताइए, 30 सेकंड का वक्त है। वर्ष के महीनों के समुच्चय क्या होगा? मैं देख रहा हूं कमेंट्स आपके, चलिए बताइए। चलिए तो देखिए, पहले का आंसर है आपका वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीनों का समुच्चय एक गिनने वाली चीज है, क्योंकि देखिए एक समुच्चय मान लेते हैं जिसमें जनवरी फरवरी, वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो हम इसके एलिमेंट्स को गिन सकते हैं कि 12 महीने होते हैं सर। इसके अंदर एक एलिमेंट्स, एक समुच्चय है जिसके अंदर वर्ष के महीने हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये सभी लिखे हुए हैं। तो इनको गिन सकते हैं 12 नंबर से, यानी कि 12 महीने होते हैं। तो ये कैसा है? एक परिमित समुच्चय है। तो इसके आगे हम लिख देंगे परिमित समुच्चय। कैसा समुच्चय? परिमित समुच्चय। अब इसको बताइए 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब ये डॉट डॉट कहां तक जा रहा है किसी को अंदाजा भी है? अब इसको किसी का, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से फटाफट से। आपके लिए 30 सेकंड का समय देता हूं मैं। चलिए, आई होप आप सभी ने आंसर दे दिए होंगे और सभी के आंसर सही भी होंगे। मिला लीजिएगा अपने अपने आंसर्स को। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, ये मैंने आपको एग्जांपल में भी बता दिया था जब मैंने परिमित और अपरिमित क्वेश्चन को समझाया था कि 1 2 3 डॉट 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 लिखा हुआ है। अब इसके डॉट 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 का कोई भी अंदाजा नहीं है ये कि ये डॉट 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 कहां पर जाकर रुकेगा। तो इसका मतलब इसके एलिमेंट्स को हम गिन पाएंगे? नहीं गिन पाएंगे सर, क्योंकि पता ही नहीं है कहां पर एंड हो रहा है। तो गिन लेंगे कैसे इसको? तो कह देंगे ये क्या है? एक अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय है। अच्छा देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन कहता है 1 2 3 डॉट 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 99 एंड डॉट 100। अब देखिए इस डॉट को हम पता लगा सकते हैं, डॉट कहां तक जा रहा है? 100 तक जा रहा है। तो इसका मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे? इसके अंदर आपके 100 एलिमेंट है। कितने? तो गिन लिए हमने कि 100 एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये कैसा है? परिमित समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 4, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब भाई कितने हैं ये तो बता दे। कि क्वेश्चन कह रहा है कि 100 से बड़े धन पूर्णांक। अब 100 से बड़े कितने तक? 1000 तक, लाख तक, करोड़ तक, कितने तक? मिलियन, 10 मिलियन, बिलियन, कितने तक? कोई भरोसा नहीं कितने तक। 100 से बड़े तो काफी सारे होते। तो 100 से बड़े कितने पता नहीं है, तो इसका क्या होगा? इनको हम नहीं गिन पाएंगे कि कितने होंगे। भाई क्या उसने रेंज दी होती कि 100 से लेकर 1000 तक के धन पूर्णांकों का समुच्चय, तो हम गिन सकते थे और बता भी सकते थे। ठीक है, लेकिन इसमें 100 से लेकर, अब कितने से लेकर और कितने तक नहीं कहा, तो इसका मतलब ये एक अपरिमित समुच्चय होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। इसको आप गिन सकते हो, 99 से छोटे और वो भी अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अभाज्य पूर्णांक वो भी 99 से छोटे। ठीक है, तो इसको आप गिन सकते हो आसानी से। तो ये कैसा होगा आपका? परिमित
समुच्च। तो आई होप आपको परमित और अपरमित का फुल डेफिनेशन, फुल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन भी आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन परमित है कौन अपरमित है। सेम क्वेश्चन है, परमित और अपरमित के बारे में बताना है आपको। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्च, एक्स अक्ष के समांतर रेखा। अब देखिए एक्स अक्ष कौन है आपको, ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। अब एक्स अक्ष ये है, इसके समांतर ये रेखा है, ये वाली रेखाएं क्या होंगी, इसके समांतर होंगी, जो वाई को कट कर कर जाएंगी। ये सभी रेखाएं कैसी हैं, एक्स अक्ष के समांतर। नीचे भी कह सकते हैं आप, कितने भी वाई की कितनी भी रेखा खींची जा सकती है, कोई भरोसा नहीं, कितनी भी रेखाएं खींची जा सकती है एक्स अक्ष के समांतर। वाई को ऊपर की तरफ बढ़ाते चलिए, वाई को नीचे की तरफ भी बढ़ाते चलिए। तो एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्च कैसे समुच्च होगा, अपरिमित। अब क्वेश्चन नंबर 2, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्च। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्च कितने अक्षर होते हैं सर, बता दीजिएगा जरा। 26 होते हैं शायद, मेरे हिसाब से तो 26 वर्ड। तो इनको तो गिन सकते हो आप। तो क्या हो जाएगा, परिमित समुच्च। तो ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। उन संख्याओं का समुच्च जो 5 के गुणज हैं, उन संख्याओं का समुच्च जो 5 के गुणज हैं। और सर 5 के तो काफी सारे गुणज हो सकते हैं ना, ये जरूरी थोड़ी ना 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी, 20 भी, 25 भी, डॉट डॉट डॉट, यानी कितने सारे नंबर बन सकते हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम, अपरिमित। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्च। अब पृथ्वी पर कितने सारे जानवर रहते हैं, पृथ्वी पर रहने वाले, एक मिनट देखिएगा जरा, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्च। तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्च को आपको गिना जा सकता है, तो ये क्या होगा, एक परिमित समुच्च। लेकिन अगर ये कहें कि छोटे छोटे कीटाणुओं, छोटे छोटे कीटों, जलीय जीवों और इन सभी के बारे में बात करें तो ये इम्पॉसिबल काम है, तो इसको तो गिना नहीं जा सकता। तो लेकिन अगर आप जानवरों की बातों में, जैसे शेर हो गया आपका, हाथी हो गया आपका, ये जो बड़े बड़े जानवर होते हैं जिनको आप आसानी से देख भी सकते हो और फिर कर भी सकते हो, तो इसको तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो ये तो आपकी परिमित समुच्च के रूप में आ जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब बताने, निम्नलिखित में से बतलाइए कि a बराबर b है अथवा नहीं भी है, यानी कि a और b आपस में बराबर है या नहीं है। देखिए मैं एक चीज बताता हूँ आपको पहले, उससे पहले इन क्वेश्चंस को करने से पहले कुछ चीजें हैं जो रिमाइंड में रखनी है और नोट करनी है। तो नोट क्या करनी है, जैसे मैं लिखता हूँ कि a इक्वल टू, मैंने लिखा 1 2 3 4 4 5 5। इसका मतलब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 7। अब मैं इसमें पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट यानी अवयवों की संख्या, जरा कोई बताएगा इसमें क्या होगी। अब अगर इस क्वेश्चन के अंदर मैं पूछता हूँ कि अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो आपका आंसर 1 2 3 4 5 6 7, आपका तो आंसर 7 होगा। पर ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि, एक मिनट, क्योंकि अगर समुच्च के अंदर, एक सेट के अंदर एक अवयव दोबारा लिखा जाता है, एक अवयव को जब दोबारा लिखा जाता है यानी रिपीट किया जाता है, जब एक अवयव को, एक एलिमेंट को दोबारा एलिमेंट में यानी अवयव में रिपीट किया जाता है, तो उसके रिपीटेशन का कोई भी अर्थ नहीं होता। तो इसको हम अवयव की संख्या के अंदर नहीं गिनते। तो अब कितने रह जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो अब एलिमेंट का राइट आंसर होगा आपका 5, क्योंकि जब रिपीटेशन होता है तो उसको हम गिनती में नहीं लेते, क्योंकि एक ही है, उसको कई बार लिख देंगे तो उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। जैसे मैं लिख देता हूँ कि एक
कॉमा डॉट डॉट 1,1,1,1,1 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अब ये एक जो है इन्फिनिटी तक है, तो आपसे पूछता है कि सर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बताइए, तो कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर नहीं इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी तक है, तो कितने गिनोगे, 1 2, नहीं। अवयव समुच्चय के अंदर कोई भी अगर नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसका मतलब सिर्फ एक बार ही लिखा जाता है, यानी गिनती में सिर्फ वो एक बार आता है। तो इसमें अवयव नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक होगा, चाहे ये एक एलिमेंट्स कितने भी बार क्यों ना लिखा गया हो। ये तो हो गई अवयवों के बारे में बात। और एक बात और है जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता। मैंने एक इस तरीके से लिख दिया समुच्चय, और एक मैंने लिख दिया इस तरीके से, तो ये दोनों समुच्चय क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। दोनों समुच्चय क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक एलिमेंट आपका पहले यहाँ पर लिखा था, अब उसको आपने पीछे लिख दिया, तो इससे इसका मतलब चेंज हो गया। ऑर्डर जैसा सेट पहले है वैसा ही इतना ही सेट बराबर रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑर्डर आप पहले एलिमेंट को लास्ट में लिख दीजिए या लास्ट के एलिमेंट को पहले लिख दोगे, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। प्लीज नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और समझने वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। प्लीज नोट कर लीजिए, मैं आपको 30 सेकंड का वक्त देता हूँ, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ और फिर आपको इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। चलिए देखिए, ए बराबर है ABCD और ये B बराबर है DCBA। एलिमेंट सब बराबर है, ए इधर भी है, ए इधर भी है, B इधर भी है, B इधर भी है, C इधर भी है, C इधर भी है, D इधर भी है, D इधर भी है। सिर्फ सीक्वेंस को चेंज किया गया है, ए सबसे पहले लिखा हुआ था उसको लास्ट में लिख दिया। इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो इसका आंसर होगा आपका हाँ। पहले क्वेश्चन में क्या होगा, ए बराबर होगा B के, आंसर होगा हाँ। 4 8 12 16, 4 8 16, पर लेकिन यहाँ में 8 12 नहीं है, इधर 18 लग गया और इधर 12 है, यानी एलिमेंट्स आपस में बराबर नहीं है। 3 एलिमेंट्स बराबर हैं लेकिन एक एलिमेंट यहाँ 12 है, यहाँ 18 है, तो ये आपस में बराबर नहीं कहा जा सकता। ए नॉट इजकल टू बी होगा, इसका आंसर नहीं होगा। अब 2 4 6 8 10 एक्स सच दैट एक्स सम धन पूर्णांक जो एक्स इक्वल टू 1, एक्स सच दैट एक्स धन पूर्णांक है और एक्स लेस देन इक्वल टू 1, एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है। देखिए अब v क्या है, यहाँ पर x सच दैट x एक सम धन पूर्णांक है और x की वैल्यू 1 से छोटी है, तो यहाँ पर तो x की वैल्यू सभी एक बड़ी है और यहाँ पर x की वैल्यू को छोटी दिखा रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होना चाहिए। a नॉट इजकल टू b का मतलब नहीं। अगर ये 10 होता, अगर ये 10 होता सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखिए ये थोड़ी बहुत जो बैकग्राउंड नॉइज आई उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब देखिए इसमें क्या है, अगर इस जगह पर 10 लिखा हुआ होता क्वेश्चन के अंदर, अगर 10 लिखा हुआ होता इसके अंदर ना, तो ये एकदम राइट कंटेंट था, इस वजह से मैं इसको बराबर लिख सकता था। लेकिन यहाँ पर मुझे 1 दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये बराबर नहीं होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है, एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 का एक गुणज है, और ये 10 के गुणज तो है इधर पर, लेकिन इसमें 25 और 15 जो आ गया है ना, ये 10 का गुणज नहीं है। 10 है, 20 है, 30 है, फिर 35 40 भी आएगा, तो 10 के ये तो गुणज होंगे, लेकिन 15 और 25 गुणज नहीं होंगे। और यहाँ पर ये 10 के गुणज के बारे में बात कर रहा है, तो ए नॉट इजकल टू इधर भी बी ही होगा और ये नहीं का आंसर
पुट करेगा। तो ये थे कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, आपस में एक दूसरे को कोरिलेट करने थे। मैंने आपको समझा दिया कब बराबर होते हैं कब बराबर नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? कारण सहित बताइए। अब समान है या नहीं है। देखिए ए की वैल्यू दी हुई है आपकी 2,3 और बी में एक इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर बी में दी हुई है ये। इस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी का जब मैं फैक्टर करता हूँ तो ये मिलता है मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 और ये 2x प्लस 3, ये हो जाएगा x बराबर -3 और x बराबर -2। और यहाँ पर लिखा हुआ है सिर्फ मेरा x की वैल्यू प्लस के 2 और प्लस के 3। तो जब प्लस के 2 और प्लस के 3 लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है आपका x बराबर -3 और -2, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि इधर प्लस में है और इधर माइनस में। तो a नॉट इक्वल टू b होगा और आंसर नहीं में होगा। अगले में देखते हैं, a बराबर x सच दैट x शब्द फॉलो का एक अक्षर है, ठीक है, फॉलो का एक अक्षर है। बी बाई सच दैट बाई शब्द वॉल्फ का एक अक्षर है। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे? देखते, देखिए तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब इसको देखिए, चर्चा करते हैं फॉलो पर। फॉलो एफ, अब इसका शब्द लिखना है मुझे, एक अक्षर है तो एक अक्षर की तरह लिखते हैं, तो FOLLOW, ये मैंने बना दिया। अब देखिए इसमें LL जो है बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब इसको लिखेंगे मैम F, और O भी 2 बार आ रहा है तो इसकी जगह पर एक बार O लिखा जाएगा, और 2 बार L आ रहा है तो इसकी जगह पर एक बार L लिखा जाएगा और W लिखा जाएगा। तो ये क्या बनकर आएगा? A की वैल्यू। अब B की वैल्यू क्या है आपकी? B की वैल्यू है वॉल्फ, तो वॉल्फ का क्या हो जाएगा? WOLF। अब मिला लीजिए कि क्या दोनों A और B बराबर आ रहे हैं? F आ रहा है, L आ रहा है, O आ रहा है, W आ रहा है। इसका मतलब A बराबर है B के, और हाँ में आंसर होगा। तो मैंने जो समझा था कॉन्सेप्ट, ये वही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि L डबल बार आ रहा है तो एक बार, O डबल बार आ रहा है तो भी एक बार। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए हुए समुच्चों में से समान समुच्चों का चयन कीजिए। फिर से वही क्वेश्चन है, समान समुच्च समान समुच्च समान समुच्च। ये आपके लिए डू इट है, क्योंकि वेरी सिंपल क्वेश्चन हैं सभी। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ गाइस, अगर आपको यहाँ तक वीडियो देख चुके हो, आपकी समझ में सब कुछ अच्छे से आ रहा है, आपको बढ़िया लग रहा है पढ़ना, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करने बिना मत जाइएगा और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको पढ़ने में कैसे मज़ा आ रहा है, क्या आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट लग रहे हैं। उनके प्लीज़ अपना जो फीडबैक है वो ज़रूर देकर जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। और अपने फ्रेंड सर्कल में भी बता दीजिए, बिल्कुल न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है आपके लिए, और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, खासकर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस का यूज करता हूँ, दोनों तरह की भाषाओं का इस्तेमाल करता हूँ आपको समझाने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आपके सेट की 1.2 एक्सरसाइज भी फिनिश करते हैं। अगली वीडियो 1.3 की होगी, जिसमें आपका पूरा कंटेंट 1.3 का खत्म करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा।